एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज में आपका स्वागत है। ये हमारी 62वीं कड़ी है। पिछली कड़ी में हमने चोल साम्राज्य पर काफी विस्तार से बात की थी और हमने कहा था कि नौसैनिक अभियान और प्रशासन, जो कि अपने आप में बड़े विषय हैं, उन्हें हम एक अलग कड़ी में लेंगे। तो आज हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा ध्यान पूरी तरह चोलों की दो सबसे प्रभावशाली चीजों पर रहेगा। एक उनकी शक्तिशाली नौसेना और दूसरी उनकी बहुत ही कुशल प्रशासनिक व्यवस्था। ये विषय, जैसा आप जानते हैं, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो एमसीक्यूज हों या फिर मेंस के उत्तर लिखने हों। हम कोशिश करेंगे कि तथ्यों को इस तरह से रखें कि वो आसानी से समझ में आए, जैसे एक शिक्षक छात्रों को समझाता है। तो चलिए पहले चोलों की समुद्री ताकत और उनके मशहूर अभियानों को समझते हैं, और फिर उनकी उस जटिल लेकिन बेहद असरदार प्रशासनिक संरचना की गहराइयों में उतरेंगे, जिसने इतने बड़े साम्राज्य को सदियों तक संभाले रखा। शुरुआत करते हैं चोल नौसेना से। अक्सर हम भारतीय इतिहास को जमीन पर लड़ी लड़ाइयों से ही देखते हैं ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन चोलों ने समुद्र पर जो दबदबा बनाया वो अपने आप में एक मिसाल है, और एनसीईआरटी कक्षा 7 और 12 में भी ये एक अहम टॉपिक है। बिल्कुल। चोल राजवंश, खासकर राजाराज प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम के समय में सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं रह गया था। वो हिंद महासागर पर हावी होने वाले एक समुद्री साम्राज्य, जिसे इतिहासकार थलासोक्रेसी कहते हैं, वो बन गए थे। अच्छा, थलासोक्रेसी। हाँ, और ये कोई अचानक नहीं हुआ। इसकी जड़ें तो संगम युग की पुरानी चोल समुद्री परंपराओं में थीं। लेकिन राजाराज और राजेंद्र ने इसे एक बिल्कुल नए, अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचा दिया। तो ये समुद्री साम्राज्य बनने की सोच आई कहां से? क्या ये सिर्फ विस्तार की इच्छा थी या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, व्यवस्थित रूप से विदेश जीतने के लिए नौसेना का इस्तेमाल राजाराज चोल प्रथम ने शुरू किया। उनका शासनकाल था 985 से 1014 ईस्वी। पहला बड़ा कदम था 993 ईस्वी में श्रीलंका पर हमला। इसका मकसद सिर्फ जमीन जीतना नहीं था। असल में वो दक्षिणी व्यापार मार्गों को सुरक्षित करना चाहते थे और शिंगली राजाओं से जो खतरा हो सकता था उसे खत्म करना चाहते थे। सोचिए, पाक जल डमरू मध्य पर नियंत्रण। इसका मतलब था मसाला और मोती के व्यापार पर सीधा कंट्रोल। अच्छा, आर्थिक कारण। हाँ, आर्थिक और सामरिक दोनों। ये उनके पहले के राजाओं की जो पारंपरिक जमीन केंद्रित रणनीतियां थीं, उनसे एक बहुत बड़ा बदलाव था। बहुत दूर की सोच थी ये। यानी समुद्र पर नियंत्रण को आर्थिक और सामरिक शक्ति का जरिया समझा गया। और वो यूनानी लेखकों वाली बात भी दिलचस्प है कि उन्होंने चोल जहाजों को खुलैंडिया कहा। जी, तो राजाराज प्रथम के बाद उनके बेटे राजेंद्र प्रथम ने इस विरासत को कैसे आगे बढ़ाया? उन्होंने क्या किया? राजेंद्र प्रथम ने तो इसे एक नए मुकाम पर ही पहुंचा दिया। उन्होंने चोल नौसेना की पहुंच को दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला दिया। अगर हम मुख्य अभियानों की समय रेखा देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। हाँ, वो बताइए। 993 ईस्वी में श्रीलंका पर पहला चरण शुरू हुआ। राजाराज ने उत्तरी श्रीलंका जीता, महिंदा पंचम को हराया और पोलोनारुआ को अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। फिर 1017 से 1021 के बीच राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर चोल पकड़ और मजबूत की। दक्षिणी इलाके जीते, शाही रत्न जब्त किए और द्वीप का नाम भी बदल दिया, मुम्मुडी चोल मंडलम। मुम्मुडी चोल मंडलम। जी। फिर आया 1025 ईस्वी। ये साल चोल नौसैनिक इतिहास का शायद शिखर है। श्री विजय यानी कदारम अभियान। हाँ, ये बहुत प्रसिद्ध है। सोचिए, लगभग 1000 जहाजों का एक विशाल बेड़ा। 1000 जहाज? हाँ, इसने मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा में फैले श्री विजय साम्राज्य के 14 महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर हमला किया। इनमें कदारम, आज का केदा, मलेशिया और पन्नाई शामिल थे। श्री विजय के राजा संग्राम विजय तुंगवर्मन, उनको बंदी बना लिया गया। ये अभियान करीब 2 साल तक चला। ये उस जमाने के हिसाब से अविश्वसनीय पैमाना था। 2 साल तक? हाँ, इसके बाद भी 1333-35 में दक्षिण पूर्व एशिया में छापे मारे गए ताकि मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा पर चोल दबदबा बना रहे और उनसे नियमित श्रद्धांजलि मिलती रहे। और बाद में 1077 ईस्वी में कुलोतुंग प्रथम के समय नौसेना का इस्तेमाल व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भी हुआ। उन्होंने सांग चीन में नौसेना संरक्षित दूत भेजे थे। इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये अभियान एक सोची समझी रणनीति लगते हैं।
पहले पड़ोस को सुरक्षित करो, श्रीलंका, फिर दूर के आर्थिक प्रतिद्वंद्वियों श्रीविजय पर हावी हो जाओ। तिरुवालंगाडो और लीडन प्लेट्स जैसे शिलालेख इन अभियानों की कहानी बताते हैं। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि शिलालेख कई बार शाही प्रचार का हिस्सा भी होते हैं। बिल्कुल सही, वो अक्सर जीतों को बढ़ा चढ़ाकर बताते थे वैधता के लिए। तो 1000 जहाज, 2 साल का अभियान, इन जबरदस्त अभियानों का आखिर चोल साम्राज्य और उस पूरे क्षेत्र पर असर क्या पड़ा? आर्थिक, सांस्कृतिक, सैन्य, हर पहलू से समझना जरूरी है। असर बहुत गहरा था और कई तरह का था। आर्थिक रूप से देखें तो हिंद महासागर के व्यापार पर चोलों का लगभग एकाधिकार सा हो गया। इससे साम्राज्य के खजाने में भारी इजाफा हुआ। अच्छा। और इसी पैसे का इस्तेमाल फिर भव्य मंदिर बनवाने, जैसे राजेंद्र प्रथम का गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर, और सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में किया गया। तो व्यापार और युद्ध दोनों एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे थे। और सांस्कृतिक रूप से इन अभियानों के जरिए तमिल भाषा, शैव धर्म, हिंदू संस्कृति, इन सब का प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला। आज भी आप थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया की कला, वास्तुकला, भाषा पर इसका असर देख सकते हैं। ये तमिल संस्कृति का एक तरह से वैश्वीकरण था। दिलचस्प। और सैन्य दृष्टि से चोलों ने उभयचर युद्ध यानी एम्फीबियस वॉरफेयर, मतलब जमीन और पानी दोनों पर एक साथ लड़ने की कला में महारत हासिल की। उनके बड़े जहाज कोलांडिया, जिनमें शायद कुछ अग्निशस्त्र भी होते थे, वो उस जमाने की नौसैनिक तकनीक में काफी आगे थे। ये भारतीय सैन्य इतिहास में एक अहम मोड़ था। सही। राजनयिक तौर पर चीन जैसे शक्तिशाली देशों के साथ दूतावासों का आदान प्रदान हुआ। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चोलों की प्रतिष्ठा बढ़ी और व्यापारिक संबंध मजबूत हुए। और धर्म और समाज पर असर देखें तो शैव धर्म को राजकीय संरक्षण था। अभियानों को अक्सर धर्म युद्ध की तरह देखा जाता था। जीती हुई जगहों से लाई गई मूर्तियां, जैसे नागपट्टिनम में श्रीलंका से लाई बुद्ध प्रतिमा, मंदिरों में स्थापित की गईं। हालांकि जीते हुए प्रदेशों में दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता भी दिखाई गई। और समाज पर क्या असर हुआ? समाज में विदेशी कारीगर, व्यापारी आए तो समाज थोड़ा और कॉस्मोपॉलिटन, मतलब बहुसांस्कृतिक बना। एन्नूरवर और मणिग्रामम जैसे व्यापारिक संघ, गिल्ड्स, बहुत शक्तिशाली हो गए। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था समाज का, बढ़ता सैन्यकरण और युद्ध बंदियों का दास के रूप में इस्तेमाल। क्या इन सब बातों के ठोस पुरातात्विक सबूत भी मिलते हैं, जैसे कोई इमारतें, शिलालेख या सिक्के वगैरह? हाँ, बिल्कुल, कई सबूत आज भी मौजूद हैं। जैसे स्थल, राजेंद्र प्रथम का बनवाया गंगैकोंड चोलोपुरम का मंदिर, जो अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, वो उनकी गंगा विजय और श्री विजय का प्रतीक है। श्रीलंका के पोलोनारुआ में आज भी चोल शैली के शिव मंदिर हैं। तमिलनाडु के नागपट्टिनम बंदरगाह से मिले चीनी शिवालय के अवशेष उनके समुद्री व्यापार और चीन के साथ संबंधों का प्रमाण है। अच्छा। शिलालेखों की बात करें तो राजेंद्र प्रथम का तिरुमलई शिलालेख श्री विजय के जीते गए बंदरगाहों की एक लंबी लिस्ट देता है। बृहदीश्वर मंदिर की दीवारों पर राजा राज प्रथम के शासन और राजस्व व्यवस्था का पूरा ब्यौरा है। जैसा मैंने पहले कहा, ये शिलालेख ऐतिहासिक जानकारी के साथ साथ शाही महिमा मंडन भी करते हैं। और सिक्के? हाँ, सिक्के। चोलों ने सोने के सिक्के चलाए, जिन्हें कासू कहते थे। इनमें से कुछ सिक्कों पर जहाज का निशान बना है, जो उनकी नौसैनिक शक्ति दिखाता है। और ऐसे सिक्के सुमात्रा जैसे दूर दराज के इलाकों में भी पाए गए हैं। ये उनके व्यापार और प्रभाव क्षेत्र की पुष्टि करता है। ये तो हुई समुद्र पर उनके दबदबे की बात, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को, इन विशाल अभियानों को सिर्फ नौसेना के दम पर तो नहीं चलाया जा सकता। बिल्कुल, इसके पीछे एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा भी रहा होगा। और चोल प्रशासन अपनी कुशलता, खासकर वो जो स्थानीय स्वशासन है, उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। एनसीईआरटी में भी इस पर काफी जोर है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, चोल प्रशासन उनकी नौसैनिक शक्ति जितना ही प्रभावशाली था। ये एक कमाल का मिश्रण था। ऊपर से मजबूत केंद्रीय नियंत्रण और नीचे जमीनी स्तर पे काफी स्वायत्ता, मतलब ऑटोनॉमी। इसे एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड हायरार्किकल सिस्टम कह सकते हैं। इसकी सबसे खास बातें थी नियमित रूप से होने वाले विस्तृत भूमि सर्वेक्षण, एक व्यवस्थित नौकरशाही, और सबसे अनोखी चीज गांव की सभाएं,
जैसे सभा और उर, जिनमें चुनाव जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं, खासकर वो कुडवोलाई प्रणाली अपनाई जाती थी। हाँ, कुडवोलाई। जी, ये न सिर्फ उस जमाने के हिसाब से बहुत उन्नत था, बल्कि इसने बाद के विजयनगर और नायक साम्राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी प्रभावित किया। तो इस बेहतरीन व्यवस्था की नींव किसने रखी और ये अपने परिपक्व रूप तक कैसे पहुंची? देखिए, इसकी शुरुआत तो विजयालय चोल ने की, लगभग 848 to 871 ईस्वी। उन्होंने तंजावुर को केंद्र बनाकर चोल शक्ति को फिर से स्थापित किया। उन्होंने ही मंदिर आधारित राजस्व संग्रह और स्थानीय शासन की शुरुआती रूपरेखा तैयार की। लेकिन इस प्रणाली को इसकी असली पहचान और दक्षता मिली राजा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के समय में। अच्छा। उन्होंने बड़े पैमाने पर भूमि सर्वेक्षण करवाए, जिससे राजस्व व्यवस्था एकदम सटीक बनी और नौकरशाही को सुव्यवस्थित किया। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआती चोल प्रशासन ने बहुत कुछ पल्लवों से सीखा था, लेकिन फिर उसमें अपनी जरूरतों के हिसाब से सुधार करके उसे और बेहतर बनाया। यानी ये व्यवस्था धीरे धीरे विकसित हुई। क्या आप कुछ प्रमुख राजाओं और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में बता सकते हैं, एक टाइमलाइन की तरह? हाँ, इसका विकास कई चरणों में हुआ। अगर मुख्य राजाओं और सुधारों को देखें, विजयालय 848-871 ने नींव रखी, तंजावुर राजधानी बनी। आदित्य प्रथम 871-907 ने साम्राज्य बढ़ाया, प्रांतों मंडलम को व्यवस्थित किया, सैन्य प्रशासन मजबूत किया। परंतक प्रथम 907-955 के समय वलनाडु यानी उप प्रांत बने, राजस्व व्यवस्था सुधरी और जो प्रसिद्ध उत्तर मेरू शिलालेख है, उत्तर मेरूर, जो हमें सभा के कामकाज और कुडवोलाई चुनाव प्रक्रिया के बारे में बताता है, वो इन्हीं के काल का है। फिर आए राजा राज प्रथम 985 से 1014। ये प्रशासन के लिहाज से एक क्रांति का दौर था। उन्होंने लगभग 1000 ईस्वी में पूरे साम्राज्य का विस्तृत भूमि सर्वेक्षण करवाया। सोचिए उस जमाने में पूरे साम्राज्य का सर्वेक्षण कितना बड़ा काम रहा होगा। बिल्कुल, इससे करों को मानकीकृत किया गया। उन्होंने अलग अलग काम के लिए विशेष विभाग बनाए, जैसे राजस्व के लिए पुरुवारी त्रिनेक्कलम। पुरुवारी त्रिनेक्कलम। जी, बृहदेश्वर मंदिर के शिलालेखों में इस सर्वेक्षण और राजस्व व्यवस्था का जिक्र मिलता है। राजेंद्र प्रथम 1014-1044 ने इस व्यवस्था को जीते हुए प्रदेशों, खासकर समुद्र पार के इलाकों में भी लागू किया। फिर कुलोतुंग प्रथम 1070-1122 आए। इन्हें सुंगम तविर्त चोलन भी कहते हैं, यानी चुंगी हटाने वाला। अच्छा, कर हटाने वाला। हाँ, क्योंकि इन्होंने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई कर हटाए। इन्होंने राजस्व प्रणाली में और सुधार किए और स्थानीय सभाओं को ज्यादा अधिकार दिए। और फिर कुलोतुंग तृतीय 1178-1128 जैसे शासक हुए, जिन्होंने पतन से पहले व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश की। अगर हम इस पूरे विकास को देखें तो पहले केंद्रीकरण पर जोर था, जैसे राजाराज और राजेंद्र के समय। फिर बाद में कुछ हद तक आर्थिक उदारीकरण की कोशिश दिखती है, जैसे कुलोतुंग प्रथम के समय। और ये सब जानकारी हमें हजारों शिलालेखों से मिलती है, जो चोल प्रशासन को एक अद्भुत रिकॉर्ड है। ये तो वाकई एक जटिल और परतदार व्यवस्था लगती है। परीक्षा के नजरिए से देखें तो इसकी संरचना और ये जो शब्दावली है, इसे समझना बहुत जरूरी है। क्या हम इसे थोड़ा आसान बना सकते हैं? जैसे प्रशासनिक इकाइयां कौन कौन सी थीं, स्थानीय सभाएं, महत्वपूर्ण अधिकारी और करों से जुड़े खास शब्द, ये सब परीक्षा में पूछे जाते हैं। हाँ, ये परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। प्रशासनिक इकाइयां, साम्राज्य इस तरह बंटा था, ऊपर से नीचे। सबसे ऊपर मंडलम, ये प्रांत थे। अक्सर शाही राजकुमार ही इनके प्रमुख होते थे। मंडलम के नीचे वलानाडु, इन्हें उप प्रांत या जिला कह सकते हैं। वलानाडु के नीचे नाडु, ये कई गांवों का समूह था। नाडु की अपनी सभा होती थी। और सबसे नीचे उरकुरम, यानी गांव या गांवों का समूह। तो क्रम हुआ मंडलम, वलानाडु, नाडु और उरकुरम। ठीक है। बिल्कुल। स्थानीय सभाएं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये चोल प्रशासन की जान थी। सभा, ये सिर्फ ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांवों, जिन्हें अग्रहार या ब्रह्मदेय कहते थे, की सभा थी। इसके सदस्य पढ़े लिखे, संपत्ति वाले ब्राह्मण होते थे। उर, ये सामान्य गांवों की सभा थी, जिसमें गांव के सभी भूस्वामी शामिल होते थे। नगरम, ये व्यापारिक केंद्रों यानी शहरों और कस्बों की सभा थी, जिसमें मुख्य रूप से व्यापारी होते थे।
अच्छा, तो सभा ब्राह्मणों के लिए और सामान्य गांव के लिए और नगरम व्यापारियों के लिए। जी। और फिर थी कुड़वलाई प्रणाली। हाँ, ये क्या थी? ये सभा की समितियां, जिन्हें वारियम कहते थे, के सदस्यों को चुनने की एक अनोखी लॉटरी प्रणाली थी। योग्य उम्मीदवारों के नाम ताड़ के पत्तों यानी ओले पर लिखकर एक घड़े कुंड में डालते थे और फिर किसी बच्चे से एक एक पत्ता निकलवाते थे। लॉटरी से चुनाव। हाँ, और इसके लिए बाकायदा नियम थे। उम्र 35 से 70 साल, शिक्षा, संपत्ति, पिछला अनुभव, कोई अपराध न किया हो वगैरह। ये उस जमाने में चुनाव का एक बहुत दिलचस्प तरीका था। प्रमुख अधिकारी ऑफिशियल्स, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए अधिकारी भी चाहिए थे। कुछ महत्वपूर्ण नाम: पेरुंदनम, उच्च श्रेणी के अधिकारी या सामंत; सिरुदनम, निम्न श्रेणी के अधिकारी; सेनापति, सेना का प्रमुख, ये तो स्पष्ट है; दंडनायका, अक्सर न्यायिक अधिकारी होते थे, कभी कभी सेनापति भी; ओलाय नायगम, ये बहुत महत्वपूर्ण थे। ये शाही आदेशों को लिखने और रिकॉर्ड रखने वाले सचिव थे। साम्राज्य के रिकॉर्ड कीपर समझिए। ओले नायगम, ये नाम याद रखना होगा। जी। पूर्व वारी तेनाइकलम, ये राजस्व विभाग का नाम था और इसके अधिकारी राजस्व संग्रह देखते थे। अधिकारी ये अधिकारियों के लिए एक सामान्य शब्द था, जिसमें कर वसूलने वाले, कदमय वसूलने वाले भी शामिल थे। वाइकेलवी, हिसाब किताब की जांच करने वाले यानी ऑडिटर; राजगुरु, राजा के धार्मिक सलाहकार; महासंधि विग्रह का; विदेश मंत्री; उड़नकुट्टम, राजा की निजी सलाहकार समिति, जिसमें खास मंत्री और अधिकारी होते थे। भूमि और कर, लैंड एंड टैक्सेस। कुछ जरूरी शब्द: ब्रह्मदे, ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त जमीन; देवदान, मंदिरों को दान में दी गई जमीन; वेल्लन वगई, किसानों के स्वामित्व वाली आम जमीन जिस पर कर लगता था; कदमय, कदमय, मुख्य भू राजस्व, जो उपज का करीब 6वां हिस्सा होता था, कभी कभी ज्यादा भी। कदमय ये मुख्य टैक्स था। हाँ, वेट्टी, एक तरह की बेगार या अनिवार्य श्रम सेवा। जी। वारियम, ये गांव सभाओं की कार्यकारिणी समितियां थीं, जो अलग अलग काम देखती थीं, जैसे तालाबों के लिए एरी वारियम, बगीचों के लिए तोट्ट वारियम वगैरह। वारियम यानी समितियां। जी, समितियां। ये शब्दावली थोड़ी ज्यादा लग सकती है, लेकिन ये चोल प्रशासन की जटिलता और कुशलता दिखाती है। उत्तर मेरूर जैसे शिलालेख हमें इन सभाओं और वारियमों के कामकाज की बहुत विस्तृत जानकारी देते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि चोल प्रशासन ऊपर से नीचे तक एक संगठित व्यवस्था थी, लेकिन इसमें स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी और स्वायत्तता का भी ध्यान रखा गया था। क्या हम इसे आज के पंचायती राज से किसी तरह जोड़कर देख सकते हैं? कुछ समानताएं हैं। बिल्कुल, इसे एक तरह का लोकतांत्रिक राजतंत्र कहा जा सकता है। हालांकि ये आज के लोकतंत्र जैसा नहीं था, ये समझना जरूरी है। राजा सर्वोच्च था, उसकी मदद के लिए एक केंद्रीय नौकरशाही थी, ऑडिटर थे, लेकिन स्थानीय स्तर पर खासकर सभा और उर को अपने गांव के मामले जैसे सिंचाई, न्याय, कर वसूली वगैरह में काफी अधिकार थे। और मंदिरों की भूमिका सिर्फ धार्मिक नहीं थी, वे बड़े जमींदार थे, बैंक की तरह काम करते थे, शिक्षा और कला को संरक्षण देते थे और प्रशासन में भी उनकी अहम भूमिका थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चोलों की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था में आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था के बीज देखे जा सकते हैं, खासकर सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन के मामले में। लेकिन ये व्यवस्था कितनी टिकाऊ थी? देखिए, ये काफी हद तक राजा की शक्ति और योग्यता पर निर्भर थी। जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होती थी, तो यही स्वायत्तता कई बार विघटन का कारण भी बन जाती थी। अच्छा, प्रशासन से जुड़े कुछ और पहलू जैसे धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था, महिलाओं की स्थिति, इन पर भी संक्षेप में बात कर लेते हैं। जरूर। संक्षेप में देखें तो धर्म, शैव धर्म का बोलबाला था। राजा भव्य शिव मंदिर बनवाते थे, जो शक्ति प्रदर्शन का भी जरिया थे। मंदिर प्रशासनिक और आर्थिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। समाज, सभाओं के जरिए भागीदारी दिखती है, लेकिन समाज जाति व्यवस्था पर आधारित था। ईदंगाए वलंगाए, दाएं और बाएं हाथ की जातियां जैसे सामाजिक विभाजन मौजूद थे। भक्ति आंदोलन का भी प्रभाव था। अर्थव्यवस्था, मुख्य आधार कृषि और व्यापार था। भू राजस्व, कदमाएं, आय का मुख्य स्रोत था, जिसे भूमि सर्वेक्षणों से सटीक बनाया गया था। व्यापार संघ, अयवोले, मणिग्रामम बहुत सक्रिय थे। महिलाएं, शाही परिवार की कुछ महिलाएं जैसे सेम्बियन महादेवी प्रभावशाली थीं, उन्होंने मंदिर बनवाए। आम महिलाओं की सभाओं में सीधी भागीदारी सीमित थी।
लेकिन मंदिर अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका का उल्लेख मिलता है, जैसे देवदासी प्रथा। हालांकि इसका स्वरूप विवादित है। साहित्य कला, शिलालेख खुद साहित्य और रिकॉर्ड का रूप थे। मंदिर वास्तुकला और मूर्तिकला अपने चरम पर थी, जैसे बृहदेश्वर मंदिर। सिक्का, मानकीकृत सोने के, कांसू और अन्य सिक्के व्यापार और प्रशासन में इस्तेमाल होते थे, जिन पर अक्सर बाघ, चोलों का प्रतीक का निशान होता था। बहुत बढ़िया। ये वाकई एक गहरी और विस्तृत चर्चा रही। चलिए, परीक्षा के लिए मुख्य बातों को एक बार फिर से जल्दी से दोहरा लेते हैं, जो बिल्कुल याद रखनी है। शुरुआत राजाराज प्रथम ने की। राजेंद्र प्रथम चरम पर ले गए। मुख्य लक्ष्य श्रीलंका और श्रीविजय, कदारम। उद्देश्य व्यापार मार्गों पर नियंत्रण, शक्ति प्रदर्शन। परिणाम आर्थिक समृद्धि, दक्षिण पूर्व एशिया में सांस्कृतिक प्रभाव, सैन्य नवीनता। महत्वपूर्ण शब्द कोलेंजिया जहाज, कदारम श्रीविजय बंदरगाह, थालासोक्रेसी समुद्री साम्राज्य। प्रशासन ये केंद्रीय नियंत्रण, राजा, मंडलम, वलनाडु, नाडु और स्थानीय स्वायत्तता, सभा, उर, नगरम, कुडवोलाई प्रणाली का मिश्रण था। प्रमुख अधिकारी याद रखें: पेरुंदनम, सिरुदनम सेनापति, दंडनायक, ओलेनायगम रिकॉर्ड कीपर, पूर्ववारी तिणैकलम राजस्व विभाग, वायकेलवी ऑडिटर, उडनकुट्टम सलाहकार समिति। महत्वपूर्ण शब्द कदमई भू राजस्व, वेट्टी बेगार, वारियम समिति, ब्रह्मदेय, देवदान, वेलनवगय भूमि प्रकार। राजराज प्रथम का भूमि सर्वेक्षण और उत्तर मेरु शिलालेख स्थानीय स्वशासन का विवरण बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छे आपने ये सब समझाया। परीक्षाओं में सहायक अधिक इतिहास और राजनीति चर्चाओं के लिए हमारी एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज प्लेलिस्ट देखना ना भूलें। ये प्लेलिस्ट आपको परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद करेगी। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कड़ी पर टिप्पणी करके हमें बताएं कि आपको क्या सबसे दिलचस्प लगा। और हाँ, लाइक करना ना भूलें। और जाते जाते आपके लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं। चोल प्रशासन में जो स्थानीय स्वायत्तता दी गई थी, वो केंद्रीय सत्ता के सामने वास्तव में कितनी टिक पाती थी? और क्या उस दौर की इस व्यवस्था से आज की हमारी शासन प्रणालियां कोई सबक सीख सकती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।